वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। फेटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ पिनॉड स्टेथोस्कोप बिटवीन। किसके मध्य एक पिनार्ड स्टेथोस्कोप का उपयोग करके शिशु के हृदय की ध्वनि का पता लगाया जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। फेटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ पिनार्ड स्टेथोस्कोप बिटवीन। किसके मध्य एक पिनॉड स्टेथोस्कोप का उपयोग करके शिशु के हृदय की ध्वनि का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, 22 से 24 वीक पर। ठीक है, 22 से 24 सप्ताह पर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि 22 से 24 सप्ताह के बीच शिशु के दिल की धड़कन को पिनॉड स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। शुरुआती समय में इलेक्ट्रॉनिक फिटल हार्ट रेट यानी कि FHR मॉनिटर से भी ध्वनि का पता लगाया जा सकता है, लेकिन पिनार्ड स्टेथोस्कोप से यह सुनना इसी अवधि में संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर दें आप लोग। आफ्टर बर्थ द अम्बिलिकल वेन कोलैप्स एंड फॉर्म्स। जन्म के बाद नाभि रज्जु सिरा चिपक कर या सिकुड़कर क्या बनाती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। जन्म के बाद में जो नाभि रज्जु है, जो नाभि रज्जु सिरा है, अम्बिलिकल वेन है, ये चिपक कर या सिकुड़ कर क्या बनाती है? लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम अम्बिलिक्स या फिर यानी कि अम्बिलिकस, या फिर लिगामेंटम टेरेस या लिगामेंटम आर्टियोसम। बताएं फ्रेंड्स क्या बनाती है, सिकुड़ कर या चिपक कर? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ये लिगामेंटम टेरेस बनाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें आप लोग कि जन्म के बाद जो नाभि रज्जु है, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, ये लगभग 1 सप्ताह में सिकुड़कर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और इसकी जगह पर लिगामेंटम टेरेस बनता है। यह यकृत अर्थात लीवर के फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के भीतर स्थित रहता है और यकृत को मीडियन तथा लेटरल भागों में विभाजित कर देता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सहाइबिटेड बाय अ मदर विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इनमें से कौन सा प्रसूतर अवसाद माँ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सहाइबिटेड बाय अ मदर विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इनमें से कौन सा प्रसूतर अवसाद माँ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अनकंट्रोल्ड क्राइंग, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अनकंट्रोल्ड क्राइंग होगा। ठीक है, अनियंत्रित रूप से चिल्लाना। एक्सप्लेन को देख लें कि प्रसव के बाद हार्मोनल परिवर्तन के कारण, प्रसव के बाद में डिलीवरी हो जाने के बाद में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से माँ में पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, ये हार्मोनल परिवर्तन के कारण माँ में पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। इसके प्रमुख लक्षणों में अचानक मूड बदलना, उदासी होना, चिंता और अनियंत्रित रूप से चिल्लाना शामिल होता है। यह आमतौर पर शिशु के जन्म के 1 या 2 हफ्तों तक देखा जाता है और अधिकांश मामलों में यह अपने आप ठीक हो जाता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें आप लोग। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें कि ड्यूरिंग द 3rd स्टेज ऑफ लेबर द एवरेज ब्लड लॉस इज। प्रसव की तृतीय अवस्था में औसत रक्तस्राव कितना होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। 3rd स्टेज की बात यहाँ पे की जा रही है। ड्यूरिंग द 3rd स्टेज ऑफ लेबर द एवरेज ब्लड लॉस इज। कितना ब्लड लॉस हो जाता है 3rd स्टेज में? मतलब कि 100 से 200 ml, 300 to
500 ml, 600 to 800 ml, या फिर 1000 टू मतलब 150 100 ml, या यहाँ पे 1000 ml टू 1050 100 ml। बताएं फ्रेंड्स कितना होगा, मतलब कि 100 से 200 ml, या 200 से 500 ml, या 600 से 800 ml, या फिर फ्रेंड्स 1000 से 1500 ml कितना रक्तस्राव होता है। ये थर्ड स्टेज की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। 300 से 500 ml रक्तस्राव हो जाता है, मतलब कि जब तृतीय जो अवस्था होती है, थर्ड स्टेज होता है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि प्लेसेंटा बाहर आता है, और प्लेसेंटा में जो झिल्लियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, वो भी बाहर आती हैं। तो उस समय जो ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, वो लगभग 300 ml से 500 ml तक ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि सामान्य प्रसव की तृतीय अवस्था में औसतन रक्तस्राव लगभग 300 से 500 ml होता है। यदि रक्तस्राव 500 ml से अधिक हो जाए तो इसे हम पोस्टपार्टम हेमोरेज मानते हैं। ठीक है, इसे पोस्टपार्टम हेमोरेज कहा जाएगा। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, या फिर PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। हमारी PDF आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, 450 PDF होंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप फ्रेंड्स व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को। द हार्मोन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क एजेक्शन एज, यानी कि लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। पढ़ें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। दूध के निष्कासन जिसे लेट डाउन रिफ्लेक्स कहा जाता है, इसके लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। बताएं फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, दूध के निष्कासन की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये क्या करता है, जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, उनको उनमें कॉन्स्ट्रक्शन करता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से दूध बाहर आता है दुग्ध ग्रंथियों से। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं। दूध के निर्माण में मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन जिम्मेदार होता है। ठीक है, निर्माण के लिए बात की जा रही है, दूध के निर्माण के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि दूध के निष्कासन, यानी कि दूध के निष्कासन की बात की गई थी, तो उसके लिए आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए। ठीक है, लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे हम लव हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, माँ यदि अपने बच्चे को बार बार चूमने के लिए या किस करने के लिए प्रेरित होती है, तो ये इसी हार्मोन्स की वजह से बार बार माँ अपने बच्चे को चूमने के लिए उत्तेजित होती है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की भूमिका होती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कि इन नॉर्मल प्रेगनेंसी द हाइट ऑफ यूट्रस एट 36 वीक करिस्पॉन्ड्स टू। सामान्य गर्भावस्था में 36 सप्ताह पर गर्भाशय की ऊंचाई किस स्तर तक होती है। ये आपसे पूछा गया है कि जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, सामान्य गर्भावस्था होती है, तो उसमें 36 सप्ताह पर गर्भावस्था की जो ऊंचाई है वो किस स्तर तक होती है। अम्बिलिकस तक, नाभि तक होती है, जिफी स्टर्नम तक होती है, या फिर मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड जिफी स्टर्नम, या फिर फ्रेंड सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, कहाँ तक होती है, ये आपसे पूछा गया है। जब 36 सप्ताह पर गर्भाशय की ऊंचाई की बात की गई है कि गर्भाशय कितना ऊंचा हो जाता है, कहाँ तक होता है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जिफी स्टर्नम। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जिफी स्टर्नम क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि जिफी स्टर्नम 36 सप्ताह पर, जब 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है, तो गर्भाशय की ऊंचाई छाती की हड्डी, ठीक है, जहाँ जिसे जिफी स्टर्नम कहा जाता है, छाती की जो हड्डी होती है,
ठीक है, जिफी स्टर्नम तक पहुंच जाती है। उसके बाद 40 सप्ताह तक हल्का नीचे आता है, जिसे लाइटनिंग कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ें 7 नंबर क्वेश्चन को कि विच कंडीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। किस स्थिति में स्तनपान वर्जित होता है? बताएं फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए कौन सी कंडीशन में? मदर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस अंडर ट्रीटमेंट, माँ टीबी के इलाज में हो, जब माँ टीबी के इलाज में हो तब, या फिर मदर सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, माँ को HIV संक्रमण हो तब, या सफरिंग फ्रॉम मैस्टाइटिस, मतलब कि माँ को मैस्टाइटिस हो, या फिर मदर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, या फिर माँ को हेपेटाइटिस बी हो तब। तो बताएं फ्रेंड्स, किस स्थिति में स्तनपान कराने की इजाज़त नहीं दी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी नंबर, मदर फ्रॉम, यानी कि मदर सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, जब माँ HIV से पीड़ित हो, HIV इन्फेक्टेड हो। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि HIV पॉजिटिव माताओं में स्तनपान से बच्चे में संक्रमण भी फैल सकता है। HIV पॉजिटिव माताओं में स्तनपान से बच्चे में संक्रमण फैल सकता है, इसलिए इसे वर्जित माना जाता है। लेकिन TB, हेपेटाइटिस बी और मैस्टाइटिस जैसी स्थितियों में सावधानी से स्तनपान कराया जा सकता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें, गेस करें फ्रेंड्स। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विद, प्रसव के अंत में तीसरा चरण क्या है? बताएं फ्रेंड्स, प्रसव के अंत में तीसरा चरण क्या होता है? द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विद, पढ़ लें और आंसर दें। ठीक है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं कई बार, और आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। यदि क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आंसर दें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी आपका राइट होगा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का वितरण। ठीक है, एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि प्रसव का तीसरा चरण शिशु के जन्म के बाद से लेकर प्लेसेंटा और झिल्लियों के बाहर आने तक का होता है। यह माताओं के लिए खतरनाक चरण माना जाता है, क्योंकि इसमें पोस्टपार्टम हेमोरेज यानी कि PPH का खतरा अधिक रहता है, ब्लीडिंग होने का खतरा अधिक रहता है। यदि डिलीवरी के बाद पहले 1 घंटे में अत्यधिक रक्तस्राव हो जाए तो इसे PPH कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। विच ऑफ दीज एक्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ मदर विद अर्ली पोस्टपार्टम हेमोरेज, इनमें से कौन सी क्रिया प्रसवोत्तर रक्तस्राव के साथ एक माँ के लिए उपयुक्त नहीं है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से और आंसर दें, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ लें अच्छे से, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन जो आपका डी है वो राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे चेक पैड काउंट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव यानी कि पोस्टपार्टम हेमोरेज प्रसव के तुरंत बाद या पहले 24 घंटे में अत्यधिक रक्तस्राव को कहा जाता है। इसमें सबसे पहले गर्भाशय को सख्त करने के लिए फंडल मसाज, ऑक्सीटोसिन दवाइयाँ और मूत्राशय खाली करना जरूरी होता है। ऐसे समय पर केवल पैड काउंट जांचना उचित प्रबंधन नहीं है, इससे रक्तस्राव नियंत्रित नहीं होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 10 नंबर क्वेश्चन को और बताएं आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें कि एन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेट्स, 5 सेंटीमीटर से कम यानी कि कम का एमनियोटिक द्रव इंडेक्स किस स्थिति को दर्शाता है? फ्रेंड्स पढ़ें और आंसर दें कि 5 सेंटीमीटर से जो कम का जो एमनियोटिक द्रव है इंडेक्स है वो किस स्थिति को दर्शाने का काम करता है? आप लोग पढ़ें और आंसर दें, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनोस होगा। ठीक है, यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमिनोस होगा। एक्सप्लेन को देख लें आप लोग कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI 5 सेंटीमीटर हो तो यह ओलिगोहाइड्रोमिनस कहलाता है। इसके कारण हो सकते हैं भ्रूण में किडनी की असामान्यताएं भी हो सकती हैं, अपर्याप्त प्लेसेंटा की अपर्याप्त आपूर्ति, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी,
प्रीमेच्योर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी हो सकती है। और इसकी जटिलताएं भ्रूण की विकास रुक जाता है, इसकी जटिलताओं की वजह से भ्रूण का विकास रुक जाता है, अंग विकृति, फेफड़ों का अपूर्ण विकास, यहाँ तक कि भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है फ्रेंड्स। कोई भी कैंडिडेट फ्रेंड्स जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो इसी नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये 450 प्लस पीडीएफ होंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि व्हाट डज रिप्लेसमेंट कंसेंट मीन। प्रतिस्थापन सहमति का मतलब क्या होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें और आंसर दें, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट होगा। कंसेंट गिवन बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन व्हेन दी पेशेंट इज नॉट एबल टू गिवन, यानी कि गिव कंसेंट। जब मरीज खुद सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है तब किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दी हुई सहमति। एक्सप्लेन को देख लें आप लोग। प्रतिस्थापन सहमति क्या होती है कि रिप्लेसमेंट कंसेंट तब दी जाती है जब मरीज अपनी सहमति, यानी कि अपनी जो मरीज है वो अपनी स्थिति के कारण निर्णय लेने या सहमति देने में असमर्थ होता है। इस स्थिति में कोई अधिकृत व्यक्ति जैसे कि कानूनी अभिभावक या नज़दीकी रिश्तेदार उसकी ओर से सहमति देता है। इसका उपयोग विशेष रूप से चिकित्सा उपचार और अनुसंधान में होता है। सामान्य सहमति तब होती है जब मरीज स्वयं स्वेच्छा से सहमति देता है, लेकिन प्रतिस्थापन सहमति तब होती है जब मरीज अक्षम हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 12 नंबर क्वेश्चन को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज। नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है। प्लानिंग करना, असेसमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, इवैल्यूएशन करना। क्या करना होता है, नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ये असेसमेंट करना होता है। पहला आपका जो फ्रेंड्स पहला स्टेप है वो असेसमेंट करना होता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि नर्सिंग प्रोसेस मरीज की देखभाल का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसमें 5 स्टेप होते हैं। असेसमेंट यानी कि मरीज के डेटा, समस्या और स्थिति को पहचानना, ठीक है। नंबर 2 में होता है डायग्नोजिंग। डायग्नोजिंग यानी कि मरीज की नर्सिंग समस्याओं को चिन्हित करना। नंबर 3 होता है प्लानिंग, ठीक है, नर्सिंग केयर की योजना बनाना। और नंबर 4 होता है इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन करना, योजना को अमल में लाना। और 5 नंबर होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना, देखना कि परिणाम अपेक्षित है या फिर नहीं। इनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप असेसमेंट करना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को। इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट ब्रीथिंग द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी। यदि कोई शिशु सांस नहीं ले रहा है तो पहली नर्सिंग कार्रवाई क्या होगी या क्या होनी चाहिए। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि कोई शिशु सांस नहीं ले पा रहा है तो पहली नर्सिंग क्रिया क्या होगी, कार्रवाई क्या होगी। बिगिन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, क्लियर द एयरवे, इनिशिएट O2 थेरेपी, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो आपका राइट होगा वो बी नंबर राइट होगा। क्लियर द एयरवे, श्वास नली को अवरोध मुक्त करना, ठीक है, सबसे पहला एक्शन होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें। यदि शिशु सांस नहीं ले रहा है तो सबसे पहले नर्स का कार्य है कि श्वास नली को चेक कर उसे साफ करें, क्योंकि अक्सर नवजात शिशु या फिर बच्चों में बलगम, एमनियोटिक द्रव या कोई अन्य अवरोध, यानी कि अवरोध श्वसन मार्ग में या श्वसन मार्ग को ब्लॉक कर देता है, ठीक है।
यदि श्वास नली साफ करने के बाद भी शिशु सांस नहीं ले रहा है तब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन थेरेपी और चेस्ट कंप्रेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन पहला कदम हमेशा एयरवे क्लियर करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें। कि इंडिविजुअलाइज्ड comprehensive and consistent care provided by one nurse for the total period of care is known as। देखभाल की कुल अवधि 24/7 जो है ये 24 घंटे, ठीक है, 24 आवर की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके लिए एक नर्स द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत, व्यापक और सुसंगत देखभाल को क्या कहा जाता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इंडिविजुअलाइज्ड comprehensive and consistent care provided by one nurse for the total period of care is known as। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स ऑप्शन आपका डी राइट होगा, प्राइमरी नर्सिंग होगा, प्राथमिक नर्सिंग, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें। प्राथमिक नर्सिंग वह प्रणाली है जिसमें एक पंजीकृत नर्स, एक रजिस्टर्ड नर्स मरीज को 24 घंटे की पूरी अवधि में व्यक्तिगत, सतत और व्यापक देखभाल उपलब्ध कराती है। इसमें मरीज के साथ नर्स का सीधा और निरंतर संपर्क होता है। इससे देखभाल की गुणवत्ता बढ़ती है और मरीज का विश्वास भी मजबूत होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 15 नंबर क्वेश्चन को। इट इज़ सस्पेक्टेड दैट अ न्यूबॉर्न मे बी डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस व्हेन द नर्स ऑब्जर्व्स। नर्स क्या देखती है जिससे एक नवजात शिशु के श्वसन संकट विकसित होने का संदेह हो सकता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? नर्स क्या देखती है जिससे एक नवजात शिशु के श्वसन संकट विकसित होने का संदेह हो सकता है? फ्लेरिंग नेरेस, एक्रो यानी कि एक्रोसाइनोसिस हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, एक्रोसाइनोसिस और एब्डोमिनल रेस्पिरेशन ऑफ 40 ब्रीथ पर मिनट। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्लेरिंग नेरेस, एक्रोसाइनोसिस, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन ऑफ 40 ब्रीथ पर मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स आपका ए नंबर होगा, फ्लेरिंग नेरेस होगा, ठीक है, यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, फ्लेरिंग नेरेस। यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि नवजात शिशु में यदि श्वसन संकट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विकसित हो रहा हो तो सबसे पहला संकेत है कि फ्लेरिंग नेरेस यानी कि नथुने का फैलना होता है। श्वसन के दौरान नथुनों का फैलना यह दर्शाता है कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अन्य लक्षण जैसे कि ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन और टेकिपनिया भी बाद में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि जो नथुने होते हैं, फ्लेरिंग नेरेस होते हैं, ये फैलने लगते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42, ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7985473042, ठीक है। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ होंगी जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 16 नंबर क्वेश्चन को। द लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड्स मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। देखभाल का वह स्तर जिसमें चिकित्सा और सर्जिकल उपचार शामिल है उसे क्या कहा जाता है? टर्सरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, प्राइमोडियल लेवल या फिर प्राइमरी लेवल? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टर्सरी लेवल, ठीक है, तृतीयक स्तर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि तृतीयक स्तर जिसे टर्सरी लेवल ऑफ केयर कहा जाता है, स्वास्थ्य देखभाल का वह उच्च स्तर है जिसमें जटिल बीमारियों का चिकित्सकीय और शल्य चिकित्सा यानी कि मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उपचार किया जाता है। इसे विशेष डॉक्टर यानी कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं
और आधुनिक तकनीकी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हृदय सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कैंसर का उपचार। चलिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन को कि विच इज़ द एम ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, नर्सिंग शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यावसायिक विकास या उपरोक्त सभी? नर्सिंग शिक्षा का उद्देश्य होता है उपरोक्त सभी। ठीक है, वोकेशनल, मेंटल और फिजिकल। एक्सप्लेन को देख लें कि नर्सिंग शिक्षा का उद्देश्य केवल बीमारों यानी कि मरीजों की देखभाल सिखाना नहीं है। नर्सिंग शिक्षा का जो उद्देश्य है वो केवल मरीजों की देखभाल सिखाना नहीं है या सीखना नहीं है, बल्कि नर्स का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट और व्यावसायिक योग्यता, वोकेशनल एम भी शामिल है। नर्सिंग शिक्षा नर्स को व्यावसायिक रूप से सक्षम, मानवीय दृष्टिकोण वाली और वैज्ञानिक ज्ञान से परिपूर्ण बनाता है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ लें 18 नंबर क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेबल साइन ऑफ फेटल डिस्ट्रेस। निम्नलिखित में से भ्रूण संकट का सबसे विश्वसनीय लक्षण कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से भ्रूण संकट का सबसे विश्वसनीय लक्षण कौन सा है? पढ़ें अच्छे से और आंसर दें। मिकोनियम स्टेंट लिक्वर, फेटल ब्रेडिकार्डिया, फेटल टैकिकार्डिया या मैटरनल टैकिकार्डिया। तो यहाँ पे फ्रेंड जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, फेटल ब्रेडिकार्डिया होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि भ्रूण संकट का सबसे विश्वसनीय लक्षण भ्रूण ब्रेडिकार्डिया है, जो कि फ्रेंड्स ग्रेटर देन 110 बीपी पर मिनट होता है, बीट पर मिनट होता है। ठीक है, ये फेटल हार्ट रेट है 110 बीट पर मिनट, जबकि मिकोनियम स्टेंट लिक्वर केवल एक संकेत है परंतु हमेशा विश्वसनीय नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ लें 19 नंबर क्वेश्चन को। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया इज। एक्लेम्सिया के लिए औषधि का चुनाव है। बहुत बार आपने पढ़ा है एक्लेम्सिया के लिए। एक्लेम्सिया के बारे में क्या? मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि एक्लेम्सिया के उपचार के लिए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। यह दौरे यानी कि सीजर्स को रोकता है तथा गर्भवती और भ्रूण दोनों के लिए सुरक्षित होता है। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर आप लोग पढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवोल्मिक शॉक। हाइपोवोल्मिक शॉक का सबसे प्रारंभिक जो लक्षण है वो कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छे से पढ़ लें और आंसर देने की कोशिश करें। हाइपोवोल्मिक शॉक का सबसे प्रारंभिक लक्षण कौन सा है? हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया, ओलिगूरिया या फिर अल्टर्ड सेंसोरियम। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, यहाँ पे टैकिकार्डिया होगा। ठीक है, हाइपोवोल्मिक शॉक में क्या होता है? ट्रैकिकार्डिया हो जाता है। ट्रैकिकार्डिया को देख लें यहाँ पे कि हाइपोवोल्मिक शॉक का सबसे पहला लक्षण ट्रैकिकार्डिया होता है। ट्रैकिकार्डिया में जो हृदय की गति होती है वो 100 बीट पर मिनट से भी अधिक हो जाती है। ठीक है, ऐसा इस वजह से होता है कि इसमें जो हार्ट होता है वो क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह से अपनी स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि उसे पूरे बॉडी में, होल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना होता है, इस वजह से वो अपनी गति को बढ़ा देता है। तो हाइपोवोल्मिक शॉक का सबसे पहला लक्षण टैकिकार्डिया है, रक्तचाप में कमी। ठीक है, जब रक्तचाप में कमी होती है तो जो आपका हृदय होता है फ्रेंड्स वो अपनी गति को बढ़ा देता है। गति को बढ़ाता है किस वजह से है? ताकि रक्त की आपूर्ति हो सके। ठीक है, अपेक्षाकृत देर से दिखाई देती है। रक्तचाप की जो कमी है वो देर से दिखाई देती है। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें 21 नंबर क्वेश्चन को कि विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज विटॉट स्पॉट। किस विटामिन की कमी से विटॉट स्पॉट होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल है, आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स विटामिन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, विटामिन ए। एक्सप्लेन को देख ले कि विटॉट स्पॉट आँख के कंजक्टिवा पर दिखाई देते हैं और यह विटामिन ए की कमी का लक्षण होता है। चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
आप लोग पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंट्राक्युलर प्रेशर इज कॉल्ड। आँख के अंदर का जो दाब होता है आईओपी जो होता है, ठीक है, इसे इंट्राक्युलर प्रेशर कहा जाता है। और इसे मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाता है, किस यंत्र से इसको मापा जाता है, ठीक है। आईओपी को किस यंत्र से मापा जाता है, ऑप्थेल्मोस्कोप, टोनोमीटर, रेटिनोस्कोप या फिर क्रेटोमीटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, टोनोमीटर से इसे मापा जाता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि आँख के अंदर के दबाव को मापने के लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 23 नंबर क्वेश्चन को कि द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए की उष्मायन अवधि कितनी होती है। पढ़ें और आंसर दें कि हेपेटाइटिस ए की उष्मायन अवधि कितनी होती है। फ्रेंड्स पढ़ लें और आंसर दें, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ये 15 से 50 दिन का होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस ए का। हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 50 दिन का होता है फ्रेंड्स। इसके लक्षण दिखाई देने में 15 से 50 दिन लग सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 24 नंबर क्वेश्चन को कि इन कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर अ सिंगल रेस्क्यूअर इन एन एडल्ट। सीपीआर में एक अकेले व्यक्ति द्वारा वयस्क के दाब और श्वसन का अनुपात कितना होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, अच्छे से पढ़ लें और आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 30:2 होगा, ठीक है, 30:2 होगा ये। यानी कि 30 बार आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सीने में कंप्रेशन देंगे और 2 बार आप कृत्रिम सांस देंगे मुंह के द्वारा। सीपीआर में एक अकेला रेस्क्यूअर व्यक्ति को 30 चेस्ट और कंप्रेशन और 2 ब्रीथ मतलब सांस देगा, तो यहाँ पे 30:2 होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर 25 नंबर, आप इसे अच्छे से पढ़ लें और आंसर देने की कोशिश करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा का उदाहरण कौन है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स ए नंबर होगा, वैक्सीनेशन होगा, ठीक है, वैक्सीनेशन होगा। ए नंबर आपका राइट होगा, वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण होगा। वैक्सीनेशन एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का उदाहरण है क्योंकि इसमें शरीर स्वयं एंटीबॉडी तैयार करता है। फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे क्लास लेने के लिए, या फिर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको 199 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपको 450 पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से प्रिपरेशन कर रहा हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।